मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की हमारी ऑनलाइन क्लास में हम काव्य खंड से पार्ट 3, जिसके पार्ट 1 में हमने पहली कविता पढ़ चुके थे, जिसका नाम था कविता के बहाने। और आज हम पार्ट 3 से ही दूसरी कविता, जिसका शीर्षक है बात सीधी थी पर, बात सीधी थी पर। और आज हम इस पाठ के में कुछ पद्यांश दिए हैं, उन पद्यांशों की व्याख्या को समझेंगे। और आपको यह मैं बता दूं कि इस पाठ के कवि थे कुंवर नारायण। ठीक है, तो इस पाठ के कवि हैं कुंवर नारायण। अभी आप आगे बढ़ते हैं, इसमें आप देखेंगे कि दूसरी कविता बात सीधी थी पर। अब बात सीधी थी पर, इसका मतलब हुआ कि कोई भी बात अगर सीधी हो तो अच्छी बात है, और अगर सीधी ना हो तो उसे सीधी कैसे किया जाता है। तो यहां पर कवि ने हमें बताया है कि भाषा जो होती है वो हमारे आपस के आपसी विचारों के आदान प्रदान का एक माध्यम होती है। तो हम कह सकते हैं कि भाषा भावों और विचारों की अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम है, और इसी भाषा के द्वारा हम अपने विचारों को एक दूसरे के सामने प्रस्तुत करते हैं और समझते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं। अगर हमारी भाषा सरल हो, हमारी भाषा में जो दिए गए शब्द हैं अगर वो सहज और सरल होते हैं तो हमारी भाषा बहुत ही सरलता से समझी जा सकती है। और अगर हमारी भाषा में कुछ व्यंग्यात्मक शब्द हो, मुहावरेदार शब्द हो और कुछ व्यंगों से भरे शब्द होने पर हमारी भाषा अत्यंत जटिल हो जाती है, जिसके कारण श्रोतागण को हमारी बात समझ में नहीं आ पाती है। हम चाहे जितना भी समझाने का प्रयास करें वह समझ नहीं पाता है, और हम जिस उद्देश्य से उसे अपनी भाषा अपनी बात समझाना चाहते हैं हम अपने उद्देश्य में असफल हो जाते हैं। तो कवि यहाँ पे इसी प्रकार यहाँ पे एक वक्तव्य दे रहे हैं, और उस वक्तव्य के माध्यम से बताते हैं कि जो बात अपने श्रोतागण को समझाना चाहते हैं उस बात की तुलना कवि ने एक पेंच से किया है। पेंच समझते हैं आप लोग, जो एक कील होती है जिसको स्क्रू जैसे हम लोग टाइट करते हैं, ठीक है। तो उस पेंच की चूड़ी होती है, उस चूड़ी के अनुरूप उसे हम कसते हैं और खोलते हैं। तो जैसे हम किसी पेंच को उसकी दिशा सही दिशा में अगर घुमाते हैं तो वह कसते जाता है, अगर हम उसी पेंच को उल्टी दिशा में घुमाते हैं तो वो खुलते जाता है, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पर उसी पेंच को अगर हम जरूरत से ज्यादा अगर घुमाते हैं, उस पर हम अपनी जरूरत से ज्यादा ताकत का प्रभाव दिखाते हैं, तो उस पेंच की चूड़ी मर जाती है, और उसके बाद फिर चाहे हम उसे कितना भी कसें उसमें वो कसाव नहीं आता है। तो कवि ने यहाँ पे अपनी भाषा को उस पेंच से तुलना करते हुए बताया है कि जैसे आप पेंच को जरूरत से ज्यादा घुमाने पर उसकी चूड़ी मर जाती है और उसका कसाव खत्म हो जाता है, उसी प्रकार अगर आपकी भाषा, आपका वक्तव्य श्रोतागण को समझाने के लिए अगर आपकी भाषा में सरल शब्द ना हो, सहज शब्द ना हो, तो आपकी भाषा और जटिल हो जाती है और श्रोतागण को कुछ भी समझ में नहीं आता है, अर्थात आप अपने उद्देश्य में असफल हो जाते हैं। तो कवि यहाँ पे बताते हैं कि वह किस प्रकार अपने वक्तव्य में असफल रहे, क्या उनसे गलती हुई और किस प्रकार वह अपनी बात श्रोता लोगों को
समझाने में असफल रहे। तो यहाँ पर पद्यांशों की शुरुआत करते हुए हम पहली पद्यांश को देखते हैं कि बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। अब यहाँ पे कवि ने अपने जनसमूह में खड़े होकर अपने वक्तव्य, अपने भाषण को देना चाहते हैं और दे रहे हैं, और वहां पर अपने भाषण को देते समय उन्हें क्या परेशानी आती है वह इस पद्यांश में कवि ने बताया है। कवि कहते हैं कि मैं एक जनसमूह में भाषण दे रहा था, वक्तव्य दे रहा था। मेरे विचार से मेरी जो भाषा थी वो बहुत सरल थी, सहज थी, और मैंने अपनी श्रेष्ठता साबित करने के लिए, अपने आप को एक अच्छा वक्तव्य साबित करने के लिए, एक अच्छा वक्ता साबित करने के लिए मैं उसमें और ज्यादा काव्य सौंदर्य का उसमें समायोजन करते जा रहा था। अपनी भाषा में तरह तरह के व्यंग्यात्मक शब्द, मुहावरेदार शब्द उसमें मैं डालते जा रहा था, और मैं सोचता था कि ऐसा करने से शायद मेरी भाषा और भी सरल और प्रभावशाली होगी, लेकिन हुआ ऐसा नहीं। मैंने जो सोचा था उसके विपरीत ही हुआ। मेरी भाषा को सरल बनाने के चक्कर में मेरी भाषा और भी ज्यादा टेढ़ी मेढ़ी और जटिल हो गई, और जिस उद्देश्य से मैं अपने श्रोता को अपना वक्तव्य दे रहा था, मैं और भी ज्यादा परेशानी में पड़ गया, और मेरी भाषा को सहज बनाने के चक्कर में मैं उसे घुमा फिराकर, उलट फेर करके और भी ज्यादा जटिल बनाता गया। उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया कि बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आए, लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई। तो यहाँ पे कवि कहते हैं कि मैं अपनी भाषा को सरल बनाने के लिए, सहज बनाने के लिए उसे काट छांट कर, घुमा फिरा कर, उलट पलट कर फिर से कहने लगा, और मुझे लगा कि ऐसा करने से शायद मेरी बात लोगों को समझ में आ जाएगी, लेकिन और मैं इस चक्रव्यूह से, इस जटिल भाषा से मैं बाहर निकल आऊंगा, लेकिन इसके विपरीत कार्य हुआ और मुझे असफलता ही हाथ लगी, और मेरी जो भाषा थी वो और भी ज्यादा कठिन और जटिल होती गई। आगे देखिए, सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना मैं पेच को खोलने के बजाय उसे बेतरह कसता चला जा रहा था, क्योंकि इस करतब पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशबीनों की शाबाशी और वाहवाह। अब यहाँ कवि बताते हैं कि जब मैंने अपनी भाषा में काव्य शिल्प का उपयोग करना शुरू किया और मेरी भाषा और भी ज्यादा कठिन और जटिल होती गई, तो मेरी समस्या और भी ज्यादा बढ़ गई, और मैं अपनी समस्या को सुलझाने की बजाय और भी ज्यादा उलझाता गया। और जिस प्रकार एक पेज को खोलने के लिए हमें उसकी उल्टी दिशा में घुमाना पड़ता है, और अधिक घुमा देने से उसकी चूड़ी जो है वो मर जाती है, और हम अपने उद्देश्य में असफल हो जाते हैं। इसी प्रकार श्रोतागण भी मेरी भाषा से असंतुष्ट थे, लेकिन मुझे कुछ श्रोतागणों की वाहवाह और शाबाशी सुनाई दे रही थी, वो भी इसलिए क्योंकि वे श्रोतागण नासमझ और बुद्धिहीन थे, जो मेरी बात को बिना समझे ही वाहवाह और शाबाशी देने का काम कर रहे थे। आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था। जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई और वह भाषा में बेकार घूमने लगी। हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया। अब कवि यहाँ पे बताते हैं कि किस तरह वो अपनी भाषा को सरल बनाने के चक्कर में और ज्यादा टेढ़ा मेढ़ा और जटिल बनाते जा रहे थे, और आखिर में हुआ यह कि उन्हें जितनी समस्या सुलझाना था उससे ज्यादा वो उलझते जा रहे थे। तो हुआ वही कि जिस प्रकार
प्रकार पेज की चूड़ी विपरीत दिशा में जरूरत से ज्यादा घुमा देने से मर जाती है, उसी प्रकार कवि की भी भाषा जो थी वह सिर्फ एक बात ना होकर सिर्फ एक भाषा बन के रह गई थी, जिसमें ना तो कोई उद्देश्य था ना कोई अर्थ था, सिर्फ वह एक भाषा बनकर इधर उधर घूम रही थी और जिसका कोई उद्देश्यपूर्ण अर्थ नहीं था। अंत में हार कर कवि ने सोचा कि जिस प्रकार पेज की चूड़ी जब मर जाती है और हमें उसको स्थायित्व देने के लिए एक हथौड़े से जोर से उसको ठोकना पड़ता है और उसे उस जगह पर स्थायित्व देना पड़ता है और वह उस जगह पर फिट बैठ जाता है, उसी प्रकार कवि ने भी सोचा कि क्यों ना मैं भी अपनी भाषा को कुछ इस प्रकार उस हथौड़े की तरह कील पर मारने की तरह मैं भी अपनी भाषा को कुछ इस तरह बनाऊं कि मैं भी इस लोगों श्रोतागण को अपनी बात समझा सकूं, उनको संतुष्ट कर सकूं और किसी तरह इस भाषा से मैं बाहर आ जाऊं, किसी तरह मुझे इस भाषा वक्तव्य से मुक्ति मिल जाए। तो इस प्रकार उन्होंने भी जैसे तैसे करके घुमा फिरा के अपनी बात को समझाने की कोशिश की और ठीक उसी तरह जैसे हम कील पर जोरदार हथौड़े मार करके उसे स्थायित्व प्रदान करते हैं। उस समय उनका उद्देश्य सिर्फ यह था कि किसी तरह अपनी बातों से बाहर आना, ऊपर से ठीक ठाक पर अंदर से ना तो उसमें कसाव था ना ताकत। जैसे उस कील को जोरदार हम हथौड़े से जब ठोक देते हैं, ना तो उसमें कसाव होता है ना उसमें अंदर से ताकत होती है, क्योंकि उसकी चूड़ी तो मर गई होती है। उसी प्रकार कवि की भाषा भी कुछ इसी प्रकार हो गई थी, उस पेज की तरह, ना तो उसमें ऊपर से कोई प्रभाव था ना कोई उद्देश्य था ना कोई अर्थ था, बस एक भाषा ही वो बनकर रह गई थी। बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी, मुझे पसीना पोंछते देखकर पूछा, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा? अब यहाँ पर कवि बताते हैं कि जब मैं थक हार गया, अपनी बात को समझाने में असफल रहा, मेरी भाषा उद्देश्यपूर्ण नहीं हो पाई और मैं अर्थहीन भाषा बन वक्तव्य दे रहा था, तब उस बात ने एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेलकर शरारत करते हुए उस बात ने मुझसे पूछा, और क्या पूछा वो आप देख सुनेंगे कि जब मैं बहुत थक हार गया और बहुत अपने आप में शर्म महसूस करने लगा, उस शर्मसार कवि को देखकर जब बात ने देखा तो देखा कि पसीने से तरबतर वह कवि शर्मसार हो रहा है, तब उस बात ने शरारत भरी नजरों से देखा और एक शरारती बच्चे की तरह शरारत करते हुए पसीना पोंछते हुए उस कवि से पूछा कि क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा, अर्थात क्या तुमने कभी उस भाषा को सरल और उचित ढंग से प्रयोग करना कभी नहीं सीखा। उन्होंने एक व्यंग्यात्मक रूप में उस बात ने कवि से एक प्रश्न किया, क्या तुमने कभी अपनी बात को किसी को समझाने के लिए सहज और सरल तरीके से प्रयोग करना कभी नहीं सीखा? इस प्रकार यहाँ पर वह बात कवि के ऊपर व्यंग करती है और कवि जो थे वो अपनी भाषा में असफल रहते हैं, अपने श्रोतागण को अपनी बात समझाने में असफल रहते हैं। हमारे साथ भी कई बार ऐसा होता है कि हम किसी को अपनी बात समझाना चाहते हैं, हम सोचते हैं कि हमारी बात शायद सामने श्रोता को समझ में नहीं आएगी, इसलिए हम उसे तोड़ मरोड़ कर समझाने की कोशिश करते हैं और इस चक्कर में जो अच्छी तरह समझने वाला श्रोता होता है वो भी समझ नहीं पाता है, क्योंकि हमारी भाषा तोड़ मरोड़ने से और भी ज्यादा जटिल और कठिन हो जाती है और हम अपने उद्देश्य में असफल हो जाते हैं। तो यहाँ पर कवि ने हमें यही बताया है कि आपको हमेशा अपनी भाषा में सहज और सरल शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि भाषा ही हमारे विचारों को आदान प्रदान करने का एक सशक्त माध्यम होती है। इस भाषा के बिना हम एक दूसरे को समझने में असफल होते हैं, इसलिए हमारी भाषा हमेशा सहज और सरल होनी चाहिए। थैंक यू।